हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो अभी काफ़ी सुर्खियों में है और दो तीन एडिटोरियल मैं पढ़ चुकी हूँ इसके बारे में हाल ही में। और इसीलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। उन्होंने ओबेसिटी पे कुछ बोला था कि भाई 10% ऑयल कंजम्पशन हम सभी को कम करना चाहिए अपने रूटीन में, तो अपनी डाइट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत ही अलार्मिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग रेट से जो है ये ओबेसिटी इंडिया में बढ़ रही है, ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ ओबेसिटी की, तो भाई ओबेसिटी दो टाइप की होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ओबेसिटी। तो स्टेज 1 में क्या है, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है बट उससे कोई हार्म नहीं है। लेकिन स्टेज 2 ओबेसिटी में अगर आप पहुंचते हैं तो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने के साथ साथ वो आपके हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो वो होती है स्टेज 2 ओबेसिटी। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा जो 2015 का डेटा है वो ये कहता है कि 20.6% विमेन जो है इंडिया में ओबेस हैं, और मेल की संख्या अगर देखें तो 18.9% महिलाएं जो हैं वो मोटी हैं। और जो बच्चों की बात करें अगर, तो 2.1% जो है ओबेसिटी बच्चों में भी पाई गई है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019 और से 21 का जो डेटा है वो कहता है कि 24% महिलाएं जो हैं वो ओबेस हैं और 22.9% मेल जो हैं वो ओबेस हैं। और बच्चों की संख्या अगर देखें ओबेसिटी में तो 3.4% बच्चे जो हैं वो ओबेसिटी का शिकार हैं। तो ओबेसिटी क्या है कि एक कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है कि भाई आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो गया या आप मोटे दिख रहे हो। अपीयरेंस की बात तो बाद में है, पहले एक्चुअली ये आपकी जो है वो हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और कहा जाता है कि ओबेसिटी ही सारी बीमारियों की जड़ है, चाहे आप हार्ट डिजीज़ ले लीजिए, चाहे आप कैंसर ले लीजिए या आप डायबिटीज़ ले लीजिए। इस तरीके की जो खतरनाक बीमारियां हैं जिनका परसेंटेज ज़्यादा है वो ओबेसिटी के कारण ही होती हैं। जैसे कि 101 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं इंडिया में अभी मौजूद हैं। और हार्ट डिसीज़ की अगर मैं बात करूं तो इतना शॉकिंग और इतना फ्राइटनिंग डेटा है कि जो किसी कंट्री में हार्ट पेशेंट्स की संख्या आज से 10 साल बाद होगी, उतने हार्ट पेशेंट इंडिया में आज की डेट में मौजूद हैं। यानी कि हम 10 साल पहले चल रहे हैं हार्ट डिजीज़ के मामले में दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली। और कैंसर की बात करूं तो 2022 में 14.6 लाख कैंसर के केसेस थे और 15.7 लाख कैंसर के केसेस 2025 में प्रेजेंट अगर मैं देखूं तो 2025 में 15.7 लाख कैंसर पेशेंट्स मौजूद हैं इंडिया में। अब कुछ इसके रीजंस बताए राइटर ने जो मैंने पढ़ा कि भाई फिजिकल एक्टिविटी कम है, पॉल्यूशन है, डाइट लोगों की पुअर है। कुछ पुअर लोग हैं जिनकी और भी पुअर डाइट है, वो हाई न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट उन्हें नहीं मिल पाती है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत हैं क्योंकि हमारा रूटीन ख़राब है, एवरीडे की लाइफ में हम लोग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं और बहुत सारी ऐसी जो है डे टू डे रूटीन ख़राब होने की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। और एक शहरों में तो देखा जाए तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी बहुत हैं। और डिजिटल रिवॉल्यूशन जो एक नया उभर कर आया है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन को एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है ओबेसिटी का। और बहुत हद तक मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ, सही भी है, क्योंकि एक बहुत पहले मैं ऐड देखती थी आइडिया का, वॉक एंड टॉक। तो उसमें वो यही प्रमोट करता था कि जितनी भी देर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं आप वॉक कीजिए और वॉक करते करते फ़ोन पर बात कीजिए। तो यहाँ पर भी वो फिज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से उन्होंने ऐड वो बनाया था। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन एक काफ़ी बड़ा कारण है। तो अब क्या करना चाहिए, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न इसका जो मैं बाद में डिस्कस करना चाह रही थी लेकिन मैं अभी कर लेती हूँ कि जो HFSS जो हाई फैट सॉल्ट शुगर प्रोडक्ट्स हैं और जो UPFs हैं यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये जो है सबसे बड़ा कारण बताए जा रहे हैं इंडिया में ओबेसिटी के केसेस के लिए। अब इनको
इनके बारे में भी एक पूरा डिटेल्ड स्टडी है, वो मैं अभी आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो मैं कुछ एक राइटर के सजेशंस में डिस्कस कर लेती हूँ कि डाइट में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करना चाहिए। और जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि जो हमारा राशन सिस्टम है, जो राशन मिलता है लोगों को, उसमें भी हमें चावल, गेहूँ, शक्कर, इसकी जगह हमें कुछ ऐसे प्रोटीन रिच डाइट्स को, प्रोटीन रिच ग्रेन्स को इंक्लूड करना चाहिए ताकि लोगों को न्यूट्रिशन मिल सके, प्रॉपर प्रोटीन मिल सके। और स्कूल्स एंड ऑफिसेस में जिम फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएं, फुटपाथ्स अच्छे बनाए जाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर सकें। और पब्लिक अवेयरनेस तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस पे पब्लिक को ट्रेनिंग देने की और पब्लिक की कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इशू को समझें कि ये कितना ज़्यादा अलार्मिंग है और हमारे हेल्थ को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। और जंक फूड पे ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए ताकि चीज़ें महंगी हों तो लोग कम खरीदें, कम सेल हो। और लास्ट में राइटर ने यही कहा है कि ओबेसिटी जो है वो एक हेल्थ इशू नहीं है, वो एक नेशनल इशू है। और डायबिटीज़ और हार्ट और कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो अलार्मिंग रेट से इंडिया में बढ़ रहे हैं। डेटा तो मैं आपको हार्ट डिजीज़ का बता ही चुकी हूँ कि हम 10 साल पहले हैं दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली। तो अब हम बात करते हैं HFSS और UPFs अल्ट्रा प्रोडक्ट्स फूड की और हाई फैट सॉल्ट शुगर फूड की। तो इसमें सबसे पहले जो है हमको ये देखने वाली बात है कि भाई FSSAI आप सभी ने देखा होगा, जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं उसमें FSSAI कहीं ना कहीं लिखा होता है। तो ये क्या है, आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आपके प्रोडक्ट्स को मान्यता देती है कि ये मार्केट में बेचे जाएं या नहीं, और इनमें कोई हानिकारक पदार्थ तो नहीं है जो लोगों के कंजम्पशन के लिए ना हो या लोगों की हेल्थ को जिससे इफ़ेक्ट हो रहा हो। तो अब राइटर ये कह रहे हैं कि भाई FSSAI तो एक बहुत ही बेकार बॉडी हो चुकी है, क्योंकि FSSAI जो है, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया का एक मॉडल कॉपी किया था जिसको FSSS जो है हाई फैट सॉल्ट शुगर प्रोडक्ट्स में 0 to 5 में रेटिंग्स देते थे। ये ऑस्ट्रेलिया का एक मॉडल था और यहाँ पर भी इसको कॉपी किया गया था, बट इंडिया में ये फेल हो गया क्योंकि कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। किसी भी तरह के प्रोडक्ट को मान्यता दे दी जाती है, चाहे वो हाई फैट हो, उसमें हाई शुगर हो, हाई सॉल्ट हो, लेकिन उसको मान्यता दे दी जा रही है। उसमें कोई FSSAI का कोई पता नहीं किस तरीके से वो इस चीज़ों को, क्योंकि अगर आप चिप्स देखें, अगर आप ये कुरकुरे देखें और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो इनके अंदर इतना ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है, इतना ज़्यादा शुगर की मात्रा है, सॉल्ट की मात्रा है, फैट की मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, और धड़ल्ले से ये मार्केट में बिक रहा है और इनकी स्टार रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। तो बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक है, इनको 2 स्टार्स दिए हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस बेसिस पे FSSAI ये स्टार रेटिंग करती है, क्योंकि एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में 9 चम्मच शुगर होती है। तो किस तरीके से ये करती हैं, और इस तरीके के प्रोडक्ट्स तो मेरे ख्याल से अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अवेयर कंट्री है तो बैन ही हो जाने चाहिए वहाँ पर, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और हम लोग सब पीते हैं। मैं खुद कभी कभी पी लेती हूँ। तो ये बात है। कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो हम कॉर्नफ्लेक्स को बहुत ही हेल्दी ऑप्शन मानते हैं नाश्ते में, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स में भी हाई सोडियम और हाई शुगर होता है। तो मतलब समझ लीजिए कि ये कितना अनहेल्दी ऑप्शन है अगर हम इसको हेल्दी ऑप्शन मान के अपने ब्रेकफास्ट में रोज़ खा रहे हैं। तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस की मैंने हमेशा बात करी है अपने वीडियोस में, इसीलिए क्योंकि हम भाई दूसरों से ही सीखते हैं। तो भाई अब हम ऐसी किन्हीं कंट्रीज़ का एग्जांपल्स लें जो इन चीज़ों में जिनके लॉज जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, जिन्होंने कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई हैं और इसका फ़ायदा भी उन्हें देखने को मिला है। तो चिली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है सॉल्ट शुगर की क्वांटिटी जो है कितनी होगी वो हाई इन सो एंड सो प्रोडक्ट लिख के ब्लैक लेबल में उसको क्या है सामने ही प्रिंट करते हैं अपने प्रोडक्ट के। उसको कहीं बैक में छोटा सा लिख के कि इसमें क्या कंटेंट है और कितनी स्टार रेटिंग है, ऐसा कहीं कोने में बैक में कहीं छोटा सा नहीं लिखते हैं। उसको क्लियर कट साफ प्रोडक्ट के सामने वो प्रिंट करते हैं ताकि लोगों को
प्रोडक्ट खरीदते वक्त साफ साफ सामने वो दिख जाए कि भाई इसमें जो है ये प्रोडक्ट कैसा है, हाई है कि मीडियम है कि लो प्रोडक्ट है सॉल्ट एंड शुगर के मामले में। तो ये पूरा जो है वो ब्लैक लेबल के साथ उसको फ्रंट पे प्रिंट करते हैं। तो कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस हमें भी अपनानी चाहिए, क्योंकि जब से उन्होंने ये करना शुरू किया उनकी जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स थे उसमें 24% की गिरावट देखी गई उसकी सेल में। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हम लोगों को भी इस तरीके की, रादर देन हम कुछ पीछे छोटा सा प्रिंट कर दें कि भाई इतनी स्टार रेटिंग, उतनी स्टार रेटिंग, इसमें ये है, इसमें वो है, उससे अच्छा है कि हम इसको सामने क्लियर कट वार्निंग दें कि भाई ये चीज़ खतरनाक है, ये चीज़ हाई इन दिस प्रोडक्ट है या हाई इन दिस सब्सटेंस है, तो इसको आप कंज्यूम करेंगे तो भाई आपको सो एंड सो रिस्क हो सकता है, तो भाई अब आप अपने रिस्क पे खरीदें। तो ये अच्छा होगा, पब्लिक एक डिसीजन ले पाएगी कि भाई सामने क्लियर कट उसको आइडिया मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैंने तो खुद 2 बार कंज्यूमर कोर्ट्स में कंप्लेंट करी है, कुछ नहीं होता है, तो ये मेरा खुद का अनुभव है। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लॉज हैं। दूसरी चीज़ है कि WHO की गाइडलाइंस जो हैं उनको हमें स्ट्रिक्टली अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कुछ इम्प्रूवमेंट इस चीज़ में देख पाएंगे, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तीसरी चीज़ है आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े स्टार्स हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं, भाई हम सो एंड सो कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हैं, भाई शाहरुख खान ऐड में आ रहा है, या हम सो एंड सो प्रोडक्ट क्यों खा रहे हैं क्योंकि भाई कोई हमारा जो आइडल है जिसको हम मानते हैं, जो स्टार है, वो ऐड में आ रहा है, या विराट कोहली उसका ऐड कर रहा है। भाई हम सो एंड सो क्रीम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि दीपिका पादुकोण एंडोर्स कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी हमें देखनी पड़ेंगी, हमारे स्टार्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो इतनी बड़ी जनता है जो आपको अपना आइडल मानती है, तो आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करें और देख कर करें। केवल कंपनी कितना पैसा दे रही है आपको एंडोर्समेंट का ये ना देखें, ये भी देखें कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसमें वो जनरल पब्लिक के लिए, चिल्ड्रंस के लिए सही है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है, ये देखकर आप अपना एंडोर्समेंट्स का डिसीजन लीजिए। और जो मिसलीडिंग स्टार रेटिंग्स हैं उसको हमें हटा देना चाहिए। पीछे से कहीं जो छोटा सा कोने में कहीं लिख देते हैं या पीछे लिख देते हैं, वो स्टार रेटिंग हटाकर हमको क्लियर कट चिली का मॉडल अपनाना चाहिए। सामने लिखना चाहिए कि ये हाई है, मीडियम है कि लो है प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें हमें क्लियर कट सामने मेंशन करनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है पब्लिक अवेयरनेस, मैंने पहले भी बात करी, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर पब्लिक अवेयर नहीं होगी तो हम कितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जो एडवर्टाइजिंग एक लॉज हमारे यहाँ हैं उनमें भी काफ़ी लूप होल्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग लॉज हैं इनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो हाई फैट, सॉल्ट, शुगर और स्पेशली जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको बहुत, उनके मार्केटिंग में, उनके एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत देखने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से एंडोर्स किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्पेशली चिल्ड्रंस को टारगेट करते हैं उनमें उनके एडवर्टाइजिंग लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। और जो नीचे छोटा सा एडवर्टीजमेंट में लिख दिया जाता है, जो लाइन शायद अच्छे से विजिबल भी नहीं होती है और लोगों के पढ़ने से पहले ही वो चली जाती है, ये ना करें, क्योंकि वो कोई पढ़ता नहीं है, तो ये केवल एक जो है वो फॉर्मेलिटी मात्र रह जाती है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे अच्छे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको हम लेते हैं तो हम ओबेसिटी को बहुत हद तक इंडिया में कम कर सकते हैं। और भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई 10% आप ऑयल कम कंज्यूम करें, तो भाई कम कंज्यूम करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं और वो प्रोडक्ट कैसा है, थोड़ा सा उसकी स्टडी करने के बाद ही वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। मैं भी अनअवेयर थी, मैं भी इन चीज़ों को पढ़कर अवेयरनेस आई है थोड़ी मुझ में, और अब मैं ये सब चीज़ें ध्यान दे रही हूँ। तो मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी ध्यान दीजिए, और आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।